प्राकृतिक वनस्पति राजस्थान की महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि परीक्षा में हमको जिंदा रखने का काम करती है और कभी कभी हमें मारती भी है। प्रश्न सटीक निशाने पे बैठा तो अमृत बनी, और यदि प्रश्न कल का हिसाब किताब ऊक चूक हुआ तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए विष का काम भी करती है, मारने का काम कर देती है। तो हम लोग प्राकृतिक वनस्पति को आज डिस्कस करेंगे, उन तमाम आयामों को छूने की, स्पर्श करने की कोशिश करेंगे जहां से कंपटीशन में प्रश्न उठता है। ठीक है, तो चलिए, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योग्राफिया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति कहते किसको हैं। ये देखिए, कोई भी भौगोलिक प्रदेश हो, भूमि की सतह हो, जहां पर वनस्पति होती है, बहुत सारी वनस्पति होती है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस होते हैं, लेकिन हम प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब ये कि जिसके उगने और फलने फूलने में सामान्यतया मानव की कोई भूमिका ना हो। जनरली मानव के हस्तक्षेप के बिना, कृत्रिम रूप से हम जो उसमें खाद और पानी देते हैं, उसके बिना जो वनस्पति उगती है उसको हम प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। वो जब हम अपने गांव पहुंचते हैं और सड़क के किनारे जो एक लावारिस सा पेड़ था और वो काफी बड़ा दिखता है, इस जैसे पेड़ जो अपने आप बिना किसी मानवीय परिश्रम के पैदा होते हैं, फलते फूलते हैं और बड़े होते हैं, छांव देते हैं, उनको हम प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे वन भूमि। सरकारी नियम कायदों के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति बनी 1952 में। इस वन नीति के अनुसार यदि पर्वतीय क्षेत्र है तो उसमें वन भूमि रखी जाती है लगभग 65% के आसपास। मैदानी क्षेत्र, बहुत ज्यादा अनुकूल स्थितियां नहीं होती मैदानी क्षेत्रों में वनों के लिए, इसलिए इस प्रतिशत को थोड़ा सा गिराया गया। बोले 20 से 25% तो आपको वन रखना ही रखना होगा। ओवरऑल यदि हम बात करें, एवरेज यदि हम निकालें, एक औसत निकालें, तो हर भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 पर वन होना जरूरी है। 33.33% का मतलब हुआ 1/3, 1/3। इतनी भूमि पर वन होना जरूरी है, वन आवश्यक है। थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। राजस्थान में पहली वन नीति कब बनी? फरवरी 2010 में। 2 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। एक बार ऑप्शन था 2010, एक बार एग्जामिनर ने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाया और उसने पूरी महीने के साथ में उसको रखा। तो फरवरी 2010 ये इसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये देखिए, वनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कई कारक हैं, अमूमन हम लोग जानते हैं, 6वीं क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि और छोटी क्लासेस से, प्राइमरी क्लासेस से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। एक बार हम उस पर नजर डाल लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं कि किस तरह से कौन सा कारक वनों को प्रभावित करता है। कई बार ये प्रश्न होते हैं और यदि पढ़ा हुआ होता है तो तुरंत हमारे दिमाग में ये चीज क्लिक होती है। एक बार हम लोग इनको देखेंगे। पहला है मिट्टी की संरचना और उसका गठन, दूसरा है जलापूर्ति और एक है उच्चावच। तीनों प्रभावित करते हैं, मिट्टी की संरचना और गठन। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, केवल इतना सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि मिट्टी की प्रकृति वनों के वितरण को प्रभावित करती है। बलुई मिट्टी में हम लोग देखते हैं, जैसलमेर के आसपास हम जाके देखते हैं कि कांटेदार छोटी वनस्पति उगती है, जबकि काली मिट्टी में या लाल पीली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में जो वनस्पति होती है, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में वहां वनस्पति थोड़ी बड़ी होती है और चौड़ी पत्ती वाले वन वहां पर देखे जाते हैं। तो ये मिट्टी की संरचना और उसका गठन, उसकी प्रकृति, ये वनों को प्रभावित करती है। जलापूर्ति सीधा सीधा संबंध है पानी से, इसमें कोई समझाने वाली बात भी नहीं है। उच्चावच, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है। उच्चावच का आप इस ढंग से भी देखने की कोशिश करें कि आप किसी पर्वतीय क्षेत्र पर चले जाएं, हिमालय पे आप चले जाएं और हिमालय के नीचे से आप इसकी चोटी तक जाने की कोशिश करें, आपको मालूम चलेगा कि ये उच्चावच किस तरह से वनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। आपको फिर मालूम चलेगा कि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वनों का पैटर्न अलग होता जाता है, चेंज होता जाता है और बिल्कुल ऊंचाई हिम रेखा के आसपास जाने पर वन आवरण बिल्कुल लुप्त होने लगता है। तो ये उच्चावच भी प्रभावित करता है। वर्षा, तापमान, पवनों की गति, आर्द्रता, वाष्पीकरण और वायुदाब, ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो जलवायु से संबंधित हैं। जलवायु, ध्यान रखेंगे, सारे के सारे जलवायुवीय कारक हैं और ये पूरे के पूरे कारक वनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखेंगे, वर्षा बिल्कुल पानी से जुड़ा हुआ है। तापमान वनों को प्रभावित करता है, तापमान जुड़ा हुआ तो वायुदाब भी जुड़ा हुआ है। तापमान, वायुदाब, वाष्पीकरण की मात्रा, आर्द्रता, पवनों की गति और उनकी दिशा, ये सब चीजें आप एक बार देखेंगे। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे कि जलवायु के सारे कारक अमूमन
वनों को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। कृषि नकारात्मक कारक है। खेती करने के लिए आपने खूब सुना होगा झूम खेती का, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये काटो और जलाओ, कर्तन और दहन कृषि, स्थानांतरित कृषि जो आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। तो ये कृषि, इसमें आप पेड़ों को काटते हैं। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब स्थितियां होती हैं तब भी वनों को काटा जाता है। तकनीकी और विकास, इसकी वजह से भी जैसे जैसे आप डेवलपमेंट की फेज पे आगे जाते हैं, आपको रोड निकालना है, आप पेड़ों को काटते हैं, तो तकनीकी और विकास की दृष्टि से भी पेड़ों को काटा जाता है। बहुउद्देशीय योजनाएं, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जब आते हैं और वो जहां प्रोजेक्ट लगना होता है वहां पर यदि कोई वन क्षेत्र आ गया, पेड़ पौधे आ गए, अमूमन उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ये सारे के सारे कारक कैसे हैं? नकारात्मक। नकारात्मक, जिनसे वनों को, नकारात्मक का मतलब वनों को हानि उठानी पड़ती है इनकी वजह से। ठीक है, इसके बाद देखिए नगरीकरण, ये भी एक नकारात्मक है, वनों को हानि उठानी पड़ती है। जो जलवायु कारक हमने देखे थे वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। जलवायु परिस्थितियां यदि बहुत अच्छी स्थिति में है तो वनों की वृद्धि होगी, यदि वो नकारात्मक स्थिति में है जैसलमेर बाड़मेर की तरह तो निश्चित रूप से वनों में कमी आएगी। तो ये वो दोनों चीजें थी। लेकिन नगरीकरण, जब भी नगरीकरण की बात आती है वनों को नुकसान ही होता है। जैसे जैसे पब्लिक डेंस पॉपुलेशन वहां होती है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है, तो वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। हम देखते हैं गांवों में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, शहरों में बहुत कम होते हैं। तो नगरीकरण वनों की दृष्टि से एक नकारात्मक कारक है जिससे वनों को नुकसान होता है। ये जो तीन कारक आप लोग देख पा रहे हैं, एक सामाजिक वानिकी, ये बिल्कुल सकारात्मक कारक है। सकारात्मक का मतलब हुआ वनों को लाभ, वनों को लाभ मिलता है इनसे। सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण कार्यक्रम और वन आंदोलन। वन आंदोलन से भी हम एक माइंडसेट बनाने की कोशिश करते हैं, जन जागृति, पब्लिक में अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं कि वनों को नुकसान ना पहुंचे। चिपको आंदोलन की बात होती है, कभी हम खेजड़ली के किस्सों को सुनते हैं। तो ये जो वन आंदोलन है, इनसे ये इस सकारात्मक कारक होते हैं। चलिए वनों का भौगोलिक वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं अब राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। तो दोस्तों मोटे तौर पर यहाँ पर 5 प्रकार के वन हम लोग देख पा रहे हैं। कौन कौन से? शुष्क सागवान वन, शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन, सागवान वाले वन, धोक वाले वन, मिश्रित पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये शुष्क उष्ण कटिबंधीय थोड़ा सा याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शुष्क, राजस्थान हमारा शुष्क है, उष्ण कटिबंध में पाया जाता है, और थोड़ा सा माउंट आबू का जो एरिया है वो उपोष्ण कटिबंध में भी आता है राजस्थान। तो कहीं कहीं इनके साथ उष्ण शब्द है, कहीं शुष्क है, कहीं पर उपोष्ण शब्द है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। एक एक को हम लोग देख लेते हैं। शुष्क सागवान वन नंबर 1, सागवान के लिए अच्छी बारिश होनी जरूरी है। लेकिन राजस्थान के इलाके में बहुत अच्छी, राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान के संदर्भ में ये उनके सापेक्ष यदि हम बात करेंगे तो झालावाड़, बांसवाड़ा, माउंट आबू, उदयपुर जैसे कुछ एरियाज हैं जो अच्छी बारिश प्राप्त करते हैं। लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें विश्व के दूसरे हिस्सों की से यदि हम तुलना करें तो राजस्थान बहुत अच्छी बारिश वाला स्टेट नहीं है। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। सागवान ज्यादा बारिश वाला इलाका है, लेकिन हमारे यहाँ जितना नॉर्मली जनरली जितना सागवान के वनों को बारिश चाहिए होती है उतनी बारिश हमारे यहाँ पर नहीं हो पाती, इसलिए इनको शुष्क सागवान वन कहा जाता है। शुष्क सागवान वन जो जनरली कम वर्षा में पैदा होने वाले सागवान होते हैं। अब हालांकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़ जैसे क्षेत्रों में बारिश अच्छी होती है, लेकिन विश्व और भारत के दूसरे क्षेत्रों से यदि हम तुलना करें तो ये बांसवाड़ा, झालावाड़, ये बारिश भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं होती, बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां नहीं होती, जनरली ठीक है। तो ये हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ वर्षा कितनी होती है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया, एक बार आरएस में और एक बार सेकंड ग्रेड में भी, कि शुष्क सागवान वनों को कितनी बारिश चाहिए होती है। 80 से लगभग 110 सेंटीमीटर के आसपास, कभी कभी आपको 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे आप एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल फैक्ट नहीं होता है कि हर साल 80 सेंटीमीटर की बारिश होगी, हर साल 85 सेंटीमीटर ही होगी या 81.5 सेंटीमीटर ही होगी। एक रेंज है, इस रेंज से अपना माइंडसेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो 80 से 110 सेंटीमीटर जनरली इतनी बारिश चाहिए होती है सागवान के वनों के लिए। हमारे यहाँ राजस्थान में 6.9% होता है।
इन वनों का। टोटल जितने भी वन है उनका लगभग 6.9% पार्ट किसका होता है, सागवान वनों का। अब इसमें प्रतिनिधि वृक्ष सागवान होता है। देखिए यूं तो इसमें और बहुत सारे वृक्ष हैं, इनका नामोच्चारण भी नहीं करूंगा मैं, या नाम भी नहीं लूंगा, जबरदस्ती कचरा नहीं डालना है, ये फैक्ट सही है अपने आप में। ये सारे के सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन आपको केवल सागवान की बात करनी है। ये प्रश्न कभी नहीं होगा कि सागवान के वनों में बरगद पाया जाता है या आम पाया जाता है या तेंदु पत्ता पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, इस तरह का प्रश्न नहीं होगा। प्रश्न होगा लोकेशन की दृष्टि से। आपको सागवान का ध्यान रखना है, इस बारिश का ध्यान रखना है, और साथ में लोकेशन ध्यान रखनी है। अब ये जिले बहुत सारे, इन इतने सारे जिलों से आप फिर कंफ्यूज होंगे, इसलिए आप केवल ऊपर की लाइन के इन 4 जिलों का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। उसमें भी पहली और दूसरी प्रायोरिटी आप देखें बांसवाड़ा और डूंगरपुर को, उसके बाद उदयपुर और प्रतापगढ़ को भी अपने ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। वही मसला जो लाल मिट्टी से जुड़ा हुआ था, हमने कहा था कि दक्षिण राजस्थान की ओर आपको चलना है और वहां पर सबसे पहले पहली प्राथमिकता में आप ढूंढेंगे बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को। ठीक वही फैक्ट लाल मिट्टी वाला सागवान के वनों के ऊपर भी लागू होता है। सबसे पहले आप बांसवाड़ा और डूंगरपुर को ढूंढिए, उसके बाद आप उदयपुर प्रतापगढ़ को ढूंढिए। यदि ये भी ऑप्शन में नहीं है तो दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का कोई भी इलाका आप ढूंढ लीजिए, वहां पर सागवान के वनों की दृष्टि से वह आपका उत्तर बनेगा। इसकी उपयोगिता की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो ये देख लीजिए, और यहाँ से प्रश्न भी अमूमन नहीं होता है, लेकिन ये अमूमन पूरा का पूरा विश्लेषण है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जहां जहां गौर किया जा रहा है, जिन जिन चीजों को हाईलाइट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप परीक्षा की दृष्टि से केवल उतने को तैयार कीजिए। ये देखिए, ये उदयपुर हुआ, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़। इस इलाके की हम लोग बात करें, ये उदयपुर है, ये प्रतापगढ़ है, ये डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा हुआ। ये कुल मिला के 4 जिले हैं, थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये देखिए शुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन। अभी वहां बारिश की रेंज क्या थी, 80 से 110, यानी मिनिमम बारिश कितनी थी, 80। अब हम कम बारिश के इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब बारिश का वितरण कितना होगा, 50 से 80 सेंटीमीटर। इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे, अपनी स्मृति में रखने की कोशिश करेंगे। शुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वनों की बात हो रही है, गांव में हम लोग इसको धोकड़ा बोलते हैं, धोकड़े का पेड़ ये रहा। ऐसा नहीं है कि धोकड़े के वनों में सिर्फ धोकड़ा ही पाया जाता है, और भी बहुत सारे वृक्ष होते हैं, लेकिन आपको अपनी स्मृति में रखना है सिर्फ धोकड़ा, ये ध्यान रखेंगे। और एक और खास बात, जहां से बिल्कुल प्रश्न पूछने की भरपूर ज्यादा संभावनाएं होती हैं, कितने प्रतिशत भूभाग पर, आप कहेंगे 58% भूभाग पर सर्वाधिक। इस पर देखिए, यानी राजस्थान में ये जो 5-6 प्रकार के वन हमने अभी डिस्कस किए थे शुरुआती स्लाइड में, उस स्लाइड के अनुसार जितने भी प्रकार के वन है उनमें सबसे ज्यादा वितरण धोक वनों का है। कितना, 58%। इसका मतलब अकेले 58% में धोक वन है, इसका मतलब शेष जो 42% बचा उसमें सारे प्रकार के वनों का वितरण हो जाता है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, सबसे ज्यादा कौन सा, धोकड़ा या धोक वन, और प्रतिशत कितना, 58%। बारिश कितनी, 50 से 80 सेंटीमीटर। ये इसके जिले हैं लगभग। ये अरावली और अरावली के पूर्व वाले जिले, पश्चिमी राजस्थान को छोड़ दीजिए, लगभग ये सारे के सारे जिले पहाड़ी क्षेत्र वाले होते हैं। अब इनमें देखिए अजमेर है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर, जयपुर जैसे क्षेत्र जहां पर यह पाया जाता है। फर्नीचर, औजार, ईंधन और कोयला। हम लोगों ने ईंधन की दृष्टि से, ईंधन के कारण हम लोगों ने मानव प्रकृति के साथ में बहुत बड़ी क्रूरता की। केवल ईंधन की दृष्टि से हमने इन धोकड़ा वनों को खूब नष्ट किया है, और आज ये नदारद हो चुके हैं, लेकिन किताबों में ये जिंदा है। थोड़ा सा ये हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये इलाका है, ये अरावली वाला एरिया था, और अरावली वाले एरिया को सटाकर और ये सारे के सारे जिले यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे ये अलवर है, ये जयपुर है, इधर हम उदयपुर को देखते हैं, उदयपुर के पास में ये चित्तौड़गढ़ देखा, ये यहाँ पर हमने कोटा देखा, ये कोटा के साथ में ये बूंदी देखा, और ये सवाई माधोपुर देखा। ये लगभग सारे के सारे एरियाज पहाड़ी क्षेत्र वाले होते हैं जहां पर धोक वन पाए जाते हैं। अब मिश्रित पतझड़ वन, अमूमन आप कहेंगे कि मिश्रित नाम क्यों आया, क्योंकि सागवान वनों में भी मिश्रण था और धोक वनों में भी मिश्रण था, और यहाँ भी मिश्रित है। कोई बात नहीं, हम इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको थोड़ी सी लोकेशन देखनी है। अमूमन वर्षा के लिए ध्यान रखेंगे। अभी रेंज कितनी थी, 50 से 80। मिनिमम रेंज क्या थी, सागवान वनों की मिनिमम रेंज क्या थी, 80। फिर शुष्क वनों की रेंज कितनी आई, धोक वनों की रेंज कितनी आई, 50 से 80। अब धीरे धीरे आप कम की ओर चलते जा रहे हैं। अब इसको कई जगह पे आपको 25 से 50 लिखा हुआ दिख सकता है, हम यहाँ पर रेंज दे रहे हैं आपको 30 से 60 सेंटीमीटर। आप चाहें तो 30 से 50 भी याद कर लीजिए, याद करने में आसानी रहेगी, लेकिन हो सकता है 30 से 50 आपको ऑप्शन में ना मिले, तो
कोई बात नहीं, उससे मिलता जुलता उसके पास वाला ऑप्शन 30 से 60 आएगा, आप उसको अपना उत्तर बनाइए। जैसे भी आप याद कर सके उसके आसपास की रेंज ले लीजिए और राउंड ऑफ कर दीजिए आंकड़ों को, ताकि याद करने में काफी आसानी रहे। जैसे हमने वो देखा, एक ये थोड़ा सा हो सकता है कि टिपिकल हो गया हो, जैसे हमने सागवान वनों की बात की, उसकी रेंज थी 80 से 110। उसके बाद में हमने धोक वनों की बात की और उसकी रेंज थी 50 से 80। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मिश्रित पतझड़ वनों की, यहाँ पर लिखा जा रहा है 30 से 60। आप चाहे तो 30 से 50 कर लीजिए यहाँ पर, 30 से 50, ताकि 30 से 50, 50 से 80, 80 से 110, याद करने में आसानी रहेगी। ऑप्शन यदि आपको मिलता है तो आप उससे अंदाजा लगा ही लेंगे कि एक तरफ 30 है, दूसरी तरफ 60 या 50, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आप लोग इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर इसका प्रतिशत कितना है, 28.4% इनका योगदान होता है। और ये बहुत सारे जिले होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, धोक, खैर, ढाक, पलाश, साल, बांस और बहुत सारे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप एक तो प्रतिशत पे थोड़ा सा गौर कर लीजिए, बारिश के वितरण पर जरूर यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे। ये देखिए अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, बारां और ये बहुत सारे जिले यहाँ पर होते हैं जहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ, वापस लगभग वही जिले आ गए। ये अलवर हुआ, इधर बारां हुआ, कोटा हुआ, बूंदी हुआ, इधर ये प्रतापगढ़ हुआ, प्रतापगढ़ के साथ चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद राजसमंद है, ये उदयपुर है और ये बांसवाड़ा है। तो लगभग ये सारे के सारे जिले, इनको शुष्क मानसूनी खुले वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करें। कुल मिला के बात ये हुई कि धोक वनों का वितरण और मिश्रित पतझड़ वनों का वितरण लगभग समान से एरिया में होता है। हाँ, अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की। अभी क्या था, अभी हमने क्या रेंज ली थी, 30 से 50 या 30 से 60 सेंटीमीटर मिश्रित पतझड़ वनों की बात की थी। अब आप बारिश 30 सेंटीमीटर से कम होगी, वहां पर कांटेदार वन पाए जाएंगे 30 सेंटीमीटर से कम। एक तो आपको ये ध्यान रखना है और थोड़ा सा प्रतिशत का ध्यान रख लीजिए। अब कभी कभी यहाँ, चूंकि ये खास है और राजस्थान की खास पहचान भी है, राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थली है और आधे से ज्यादा भाग मरुस्थली है, और मरुस्थल की प्रकृति के अनुसार कांटेदार वनस्पति यहाँ की खास विशेषता होती है। इसलिए ये प्रश्न एग्जामिनर को बार बार लुभाता है। यहाँ पे आप इनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि मरुस्थल में उगने वाला वृक्ष कौन सा है। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप खेजड़ा का ध्यान रखिए, रोहिड़ा को देखिए, बेर कांटेदार होता है, बेर हम लोग खाते हैं शिवरात्रि के आसपास, जाल ये भी कांटेदार होता है, कंटीले बबूल इसका ध्यान रखेंगे, कैर, कैर सांगरे की सब्जी हम लोगों ने खूब खाई है, थोर जो हाथनुमा होती थी और डंडे वाली थोर भी होती थी, ये वाली कंटीली झाड़ियां, इनको आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, यहां से प्रश्न उठता है, ये ध्यान रखेंगे। और ये इसका विस्तार, इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको कि जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये इनको रटने की जरूरत है नहीं। आप लोग जानते हैं कि मरुस्थल कहाँ है और कहाँ पर इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, इन वनों की ये प्रकृति के साथ अपने आप में एक वातावरण समायोजन है यहाँ की वनस्पति का। यहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए दो तीन खास बातें। एक तो इस वनस्पति की जो जड़ें हैं वो गहरी जाती हैं, गहरी जड़ें, जड़ें काफी गहरी होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं और उसमें कांटे होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि कम से कम हो, ये इसकी खास बात होती है। अब ये प्रकृति के अपने आप डिजाइनिंग, जैसे पीपल का पत्ता होता है, पीपल का पेड़ होता है, सागवान होता है, बरगद होता है, आम होता है, इनके पत्ते काफी बड़े बड़े होते हैं। पीपल का पत्ता होगा, बरगद का पत्ता होगा, ये पत्ते काफी बड़े बड़े होंगे और ये बड़े बड़े होंगे तो इस पत्ते की जितनी सतह है उस संपूर्ण सतह से वाष्पोत्सर्जन होगा और जल की हानि होगी। लेकिन दूसरी तरफ बबूल का जो पत्ती होती है, जिसको हम लूम के नाम से जानते हैं और जो बकरियों का, मवेशियों का खास भोजन होता है, या जो जांटी है, शमी वृक्ष है, खेजड़ी है, इसका पत्ता आप देखिए वो भी लूम की तरह होता है, एक छोटा सा पत्ता इतना सा, और उस कांटा उसके, तो कांटे की नोक कितनी सी होती है, उस नोक से कितना वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी की कितना नुकसान होगा, और जो छोटी सी लूम है वो पत्ती है उसकी सतह कितनी सी है। आप एक तरफ पीपल के पत्ते की कल्पना कीजिए और एक तरफ लूम जो होती है, बबूल की जो पत्ती होती है उसकी कल्पना कीजिए, और आप देखिए कि कहाँ से वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, कहाँ से कम होगा। इनका जो तना होता है उसकी सतह भी मोमी सतह होती है, मोमी सतह, मोटी, कुल मिला के मोटा छिलका होता है ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि ना हो। ये कुछ खास बातें इस प्रकार की वनस्पति की होती हैं। ये लगभग पूरा का पूरा इलाका मरुद्भिद वनस्पति से आच्छादित होता है, ये हम ध्यान रख लेंगे। अब आप देखिए उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन,
शानदार प्रश्न यहाँ पर बनता है। और दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, बारिश कितनी, 110 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले इलाके में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अमूमन सदाबहार वनों के साथ जो अमेजन बेसिन में होता है, और विश्व के संदर्भ में जब हम बात करते हैं सदाबहार वनों की, भारत के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, तो वहां उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का जिक्र होता है। उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर जिक्र क्या हुआ, उपोष्ण कटिबंधीय। तो उपोष्ण कटिबंध क्यों, ये राजस्थान है, और राजस्थान की हम लोगों ने बात की कि यहाँ से कर्क रेखा बांसवाड़ा के लगभग 20 से गुजरती है, बांसवाड़ा के लगभग 20 से। तो कर्क रेखा हम पहले बात कर चुके हैं, कर्क रेखा के नीचे जो इलाका आता है उसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है, और कर्क रेखा के उत्तर में जो आता है उसको उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसलिए इसको उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के नाम से जाना जाता है। अब खास बात क्या, ये देखिए, इनका क्षेत्रफल सबसे कम 0.4%। राजस्थान में जितने भी वन पाए जाते हैं उन सब में सबसे छोटा वन क्षेत्र कौन सा है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कितना, आधा प्रतिशत से भी कम, आधा % से भी कम, 0.4%। इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और वर्ग किलोमीटर कितना, 350 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रख लीजिए। सागवान, आम, बांस, सिरस वगैरह इस तरह के बहुत सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। वृक्ष आपको अमूमन नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा लोकेशन। इसकी लोकेशन होती है आबू पर्वत, माउंट आबू, ठीक है, ये इसकी लोकेशन होती है। जिला सिरोही होता है, ये भी देख लीजिए, सिरोही। प्रतिशत कितना, सबसे कम। बारिश कितनी, 150 सेंटीमीटर। जैव विविधता में सर्वाधिक संपन्न इलाका होता है, क्योंकि यहाँ बारिश ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा होती है तो वनस्पति ज्यादा है, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे ज्यादा हैं, उनकी वेराइटीज ज्यादा हैं। और यदि ये सब चीजें ज्यादा हैं, इसका मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनको खाने की वनस्पति प्रचुर मात्रा में, उनका भोजन प्रचुर मात्रा में। प्राथमिक उपभोक्ता बढ़ेंगे, और प्राथमिक उपभोक्ता ज्यादा है तो निश्चित रूप से द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता भी यहाँ पर ज्यादा होंगे। इसलिए जैव विविधता की दृष्टि से ये काफी समृद्ध क्षेत्र होता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। माउंट आबू का एरिया ये सिरोही है, और यहाँ पर ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वन मंडलों को डिस्कस करेंगे। 13 की संख्या होती है। वन मंडल कितने, 13। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जयपुर मंडल, ये रहा जयपुर। और जयपुर मंडल में कौन से जिले, ये सीकर है, ये स्वयं जयपुर हुआ, ये 2 नंबर पे सीकर हुआ, 3 नंबर पे झुंझुनू हुआ, और ये दौसा का कुछ हिस्सा, ये 4 नंबर पे दौसा हुआ, और कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर का। इस तरह से कुल मिला के 5 जिलों का क्षेत्र इसमें आता है। जयपुर, सीकर और झुंझुनू का पूरा पूरा एरिया, दौसा और सवाई माधोपुर का कुछ कुछ एरिया जयपुर वन मंडल के अंतर्गत आता है। 12 मंडल में सिर्फ 12 जिला आता है, बूंदी मंडल में सिर्फ बूंदी जिला आता है, और कोटा मंडल में सिर्फ कोटा जिला आता है। हाड़ौती अंचल के 3 जिले आपके सामने, तो याद रखेंगे 12 मंडल में सिर्फ 12, बूंदी मंडल में बूंदी, और कोटा मंडल में सिर्फ कोटा जिला। इसके बाद हम बात करते हैं झालावाड़ मंडल में सिर्फ झालावाड़। तो आपका ये प्रश्न एक शानदार सा यहाँ पर तैयार हो जाता है। आप थोड़ा सा रिस्क ना हो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। चूंकि ये ज्यादा बारिश वाला एरिया है, तो ज्यादा बारिश वाला एरिया है तो वन क्षेत्र भी ज्यादा है, और वन क्षेत्र ज्यादा होने के कारण इस संभाग के चारों जिलों का एक एक वन मंडल पाया जाता है। जबकि जयपुर वन मंडल कम बारिश का इलाका था, इसमें 2-3 जिले मरुस्थली थे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वहां एक ही वन मंडल में 5-6 जिले थे, जबकि यहाँ पर एक वन मंडल में सिर्फ एक जिला, क्योंकि वनों का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्यादा होता है। अजमेर मंडल में सिर्फ एक जिला, ये रहा अजमेर। उदयपुर मंडल में 2 जिले हैं, एक उदयपुर है और दूसरा राजसमंद है, ये उदयपुर मंडल हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं जोधपुर मंडल की। कौन सा इलाका, मरुस्थली इलाका, वन क्षेत्र बहुत कम, इसलिए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल है। इसमें कौन कौन सा इलाका आएगा, देखिए श्रीगंगानगर नंबर 1 हुआ, चूरू नंबर 2 हुआ, बीकानेर नंबर 3 हुआ, नागौर 4, जोधपुर 5 हुआ, ये पाली 6 हुआ, ये जालोर 7 नंबर, और ये जैसलमेर 8 नंबर, और बाड़मेर 9 नंबर। कुल मिलाकर 9 जिले होते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हनुमानगढ़ तो यहाँ से हट जाता है, और हनुमानगढ़ और झुंझुनू और सीकर के अलावा जो इलाका बचता है वो सारा का सारा इसके अंतर्गत आता है, जोधपुर वन मंडल में। इसलिए सबसे बड़ा वन मंडल है, ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा वन मंडल। 9 जिले आते हैं। भरतपुर मंडल में 5 जिले, कौन कौन से, एक तो हुआ अलवर, एक स्वयं भरतपुर हुआ। उसके अलावा दौसा का पश्चिमी हिस्सा जयपुर मंडल में गया था, तो पूर्वी हिस्सा भरतपुर में आ जाता है। इसके अलावा ये धौलपुर है और ये करौली है। भरतपुर संभाग में कितने जिले, 4 जिले।
सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा जयपुर संभाग में चला गया था। ठीक है, अब भरतपुर संभाग के जो 4 जिले उनमें सवाई माधोपुर को आप निकाल दीजिए, शेष बचे जिले 3, भरतपुर, धौलपुर और करौली, तीनों इसमें मौजूद हैं। और एक हुआ अलवर, थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिए, अलवर जयपुर संभाग का जिला है, तो जयपुर और सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग का जिला है। जयपुर मंडल ने सवाई माधोपुर को भरतपुर से छीन लिया, तो बदले में भरतपुर ने जयपुर मंडल से, जयपुर संभाग से अलवर छीन लिया। ठीक है, ये दोनों एक्सचेंज हो गए, बाकी अपने अपने संभागों में इनकी वो पाई जाती है। और आधा दोसा भी भरतपुर संभाग के अंतर्गत चला जाता है, भरतपुर मंडल के अंतर्गत चला जाता है। अब देखते हैं चित्तौड़गढ़ मंडल, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा और साथ में चित्तौड़गढ़, ये एक वन मंडल बच जाता है यहाँ पे। ठीक है, सिरोही मंडल में सिर्फ एक जिला है सिरोही, क्यों, माउंट आबू छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन जैव विविधता ज्यादा है, ज्यादा बारिश होती है, इसलिए वन क्षेत्र काफी ज्यादा होता है, और इस वजह से केवल एक छोटे से जिले में एक वन मंडल पाया जाता है। टोंक मंडल में 2 जिले, एक तो टोंक स्वयं और दूसरा उत्तर पूर्वी भीलवाड़ा, ये टोंक रहा और ये भीलवाड़ा, इससे लगता हुआ भीलवाड़ा का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी जो टोंक से लगता हुआ इलाका है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा बांसवाड़ा मंडल में हम लोग 3 जिलों को देख पाते हैं, ये बांसवाड़ा मंडल है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इसमें ये 3 जिले होते हैं। तो ये बात हम लोग देख चुके हैं, वन मंडलों को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक ये प्रश्न देखिए फर्स्ट ग्रेड का, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं, सीधा सा प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, अलवर व भरतपुर में। ये एक सीधा सा प्रश्न है, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए कि यूं सागवान का जो पेड़ है वो आबू पर्वत में भी पाया जाता है और डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी पाया जाता है, लेकिन जब भी ये प्रश्न हो, लाल मिट्टी का प्रश्न हो या सागवान का प्रश्न हो, आप इसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, उसी को बेखौफ होकर, पूरा निश्चिंत होकर के अपना उत्तर मान लीजिए, आपका प्रश्न बिल्कुल, जवाब बिल्कुल ठीक होगा। तो चलिए यहां तक हम लोग देख पा रहे हैं, इसके बाद हम लोग मिलेंगे इसके अधूरे पार्ट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।